हेलो एवरीवन। आज हम पेपर 2 मैथ्स साइंस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन है इसमें हमारे पास में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, पूर्व बाल्यावस्था में बालक में समाज संपर्क में उत्पन्न अनुभूतियों के आधार पर होने वाला व्यवहार परिवर्तन है। तो क्या है इसमें? पहला है प्रतिद्वंदिता, दूसरा है सामाजिक अनुमोदन की इच्छा, तीसरा है आसक्ति व्यवहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में, बुद्धि परीक्षण के लिए वास्तविक रूप से चुनी गई वस्तुएं बुद्धि की खालिस्तान परिभाषा उपलब्ध कराती है। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में, प्रायः देखा जाता है कि ऐसे बालक जो या तो बहुत अधिक सामाजिक मित्रता के संबंध स्थापित करते हैं अथवा उदासीन संबंध रखते हैं वे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अधिक द्वंद्वात्मक एवं प्रतिरोधात्मक प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 खाली स्थान में अपने चिंतन और समस्या समाधान को व्यवस्थित करने की क्षमता शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मध्य संज्ञानात्मक कौशल। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में है, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग इसमें होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। फिर है अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, संपूर्ण पाठ्यक्रम के सभी पक्षों के मूल्यांकन के लिए एक निश्चित समय में विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी है। ऐसे में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछना उचित होगा? ऑप्शन हमारे पास में निबंधात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक और चौथा है वस्तुनिष्ठ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वस्तुनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समाज मिति प्रविधि में अनुपयुक्त है? ऑप्शन है हमारे पास में, पहला है बालक की सामाजिक समस्याओं में निर्धारण, दूसरा है उन बालकों को पहचानने में जो निर्देशन एवं सामाजिक समायोजन से लाभ उठा सकते हैं, तीसरा है कार्य एवं खेल समूहों के निर्माण में, चौथा है किसी समूह में नेताओं को पहचानने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कार्य एवं खेल समूहों के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में, अनिवार्य और विशिष्ट योग्यताओं को सीखने की क्षमता को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास में उपलब्धि, बुद्धि, अभिक्षमता और शैक्षिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अभिक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विद्यार्थियों के चलचित्र देखने के संबंध में आपकी क्या राय है? पहला है चलचित्र देखने में धन का अपव्यय होता है, दूसरा मनोरंजन के लिए चलचित्र देख लेना चाहिए, तीसरा है अच्छे चलचित्र ही देखने चाहिए, चौथा है चलचित्र देखने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अच्छे चलचित्र ही देखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में, संवेदी गतिशील अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है? तो ऑप्शन हमारे पास में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पहला। क्वेश्चन नंबर 11 बाल केंद्रित शिक्षण विधि का गुण है। पहला, बालकों को कक्षा के केंद्र में स्थापित करके पढ़ाना, दूसरा, बालकों को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुकूल पढ़ाना, तीसरा, बालकों को सिर पर बिठाना और चौथा है हमारे पास में बालकों को सामूहिक रूप से पढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बालकों को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुकूल पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, बालक में पाए जाने वाला वैयक्तिक विभेद किस कारण पैदा होता है?
पहला है आनुवांशिक एवं वातावरण, दूसरा है वातावरण एवं आदतें, तीसरा आनुवांशिक एवं रुचि, चौथा है आनुवांशिक एवं रहने का स्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आनुवांशिक एवं वातावरण। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, बालक की मूल प्रवृत्तियों को कहा जाता है। पहला संवेगात्मक प्रवृत्ति, दूसरा जन्मजात प्रवृत्तियाँ, तीसरा ज्ञानात्मक प्रवृत्तियाँ और चौथा है क्रियात्मक प्रवृत्तियाँ। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, जन्मजात प्रवृत्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में अधिगम समस्याएं उत्पन्न करने वाले बालक वे बालक होते हैं जिनकी पहला बुद्धि लब्धि न्यून होती है, दूसरा बुद्धि लब्धि अधिक होती है, तीसरा बुद्धि लब्धि औसत होती है और चौथा बुद्धि लब्धि सर्वोच्च होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, बुद्धि लब्धि न्यून होती है। 15वां क्वेश्चन है हमारे पास में, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। पहला है ऑप्शन, पहले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, दूसरा शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, तीसरा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है और चौथा है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों में सीखने की रुचि का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तीसरा युवावस्था और चौथा किशोरावस्था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, बाल्यावस्था में बच्चों में बिना उद्देश्य इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार इस प्रवृत्ति की संतुष्टि के लिए समय समय पर योजनाएं बनाई जानी चाहिए। किस तरह की योजनाएं बनाई जानी चाहिए? पहला है स्थानीय भ्रमण की, दूसरा है सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, तीसरा है वाद विवाद प्रतियोगिताओं की और चौथा है खेल प्रतियोगिताओं की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्थानीय भ्रमण की। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास में, स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है प्रतिदर्शन सिद्धांत, दूसरा द्विकारक सिद्धांत, तीसरा समूह कारक सिद्धांत और चौथा त्रिकारक सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द्विकारक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों का निरंतर आंतरिक आकलन होना चाहिए। ऑप्शन 1, यह अध्यापक को छात्रों की प्रगति का ज्ञान कराएगा। अगर निरंतर आंतरिक आकलन होगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, छात्रों को व्यर्थ की गतिविधियों से बचाएगा। ऑप्शन नंबर 3, छात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान होगा। ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण प्रक्रिया सजीव रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, छात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक शिक्षक जो अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करना चाहता है उसे निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। पहला, उसे कठोर अनुशासन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। दूसरा, उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए। तीसरा, उसे छात्रों को निरंतर मौखिक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में व्यस्त रखना चाहिए। चौथा, उसे कठोर नियमों की स्थापना किए बिना किसी भेदभाव से करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षार्थियों में शिक्षण अधिगम की सबसे अच्छी विधि है। पहला, अज्ञात से ज्ञात की ओर, दूसरा अज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा ज्ञात से अज्ञात की ओर और चौथा है ज्ञात से ज्ञात की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, रीता कक्षा 4 की विद्यार्थी गणित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रही है, हालांकि अन्य विषयों में उसकी उपलब्धि अच्छी है। इसका संभावित कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? पहला, लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। दूसरा, लड़कियों के लिए गणित आवश्यक विषय नहीं है। तीसरा,
बच्चों को गणित सीखने के लिए अधिक बुद्धिमान होना आवश्यक है। और चौथा, गणित पढ़ाने में के ढंग में कुछ समस्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गणित पढ़ाने के ढंग में कुछ समस्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, यह छात्रों में रुचि बढ़ाने की क्रिया है। दूसरा, यह व्यक्ति के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मजबूत करती है। तीसरा, यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। चौथा, यह क्रिया को आगे बढ़ाती तथा उसे दिशा देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मजबूत करती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि पहला ऑप्शन है हमारे पास में, विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है। दूसरा, अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया कार्य विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है। तीसरा, विद्यार्थी पूरे वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग याद कर सकता है। और चौथा, विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। क्वेश्चन है, जब एक छात्र विषय विशेष के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। पहला है, उसके गृह कार्य में कटौती करनी चाहिए। दूसरा है, प्राचार्य से शिकायत करनी चाहिए। तीसरा है, वास्तविक कारण की खोज करनी चाहिए। और चौथा है, नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वास्तविक कारण की खोज करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि पहला है, इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। दूसरा, इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है। तीसरा, इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है। और चौथा है, इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है हमारे पास में, बालक में मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है। तो इस अक्षमता को क्या कहते हैं, डिस्फेजिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया या डिसलेक्सिया। तो आंसर हो जाएगा डिस्फेजिया, बालक को मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता है। तो ये हो जाएगा डिस्फेजिया। क्वेश्चन नंबर 28, समावेशी शिक्षा अपनी कक्षा में शामिल करती है। किसे शामिल करती है। पहला, अपंग शिक्षार्थियों को। दूसरा है, नेत्रहीन शिक्षार्थियों को। तीसरा है, सामान्य शिक्षार्थियों को। और चौथा ऑप्शन है, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समावेशी भी शिक्षा में सभी बच्चे शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इन सभी को। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, एक ऐसे बालक जिसकी माता का देहांत हो चुका है को पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे। पहला ऑप्शन है हमारे पास में, उस बालक को गृह कार्य ना दे। दूसरा, उस बालक के प्रति भिन्न व्यवहार प्रकट करे। तीसरा, इस तथ्य को अनदेखा कर अन्य बालकों की तरह समान व्यवहार करे। और चौथा है हमारे पास में ऑप्शन है, उस बालक की शिक्षा व्यवस्था अलग ढंग से करे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इस तथ्य को अनदेखा कर अन्य बालकों की तरह समान व्यवहार करे। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास में, सृजनात्मक कार्य के लिए बुद्धि का एक न्यूनतम स्तर आवश्यक है, इस कथन की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास में, थ्रेशोल्ड मॉडल जिसे हिंदी में कहते हैं देहली मॉडल। दूसरा है साइमन परीक्षण। तीसरा है अभिप्रेरणा मॉडल। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सृजनात्मक कार्य के लिए बुद्धि का एक न्यूनतम स्तर आवश्यक है, यह कथन थ्रेशोल्ड मॉडल यानी देहली मॉडल की व्याख्या करता है। अब आते हैं हिंदी सेक्शन में, जहाँ पर एक पद्यांश और एक गद्यांश आपको मिलेगा। कभी कभी 2 पद्यांश भी हो सकते हैं, 2 गद्यांश भी हो सकते हैं। तो इस सेट में एक गद्यांश और एक पद्यांश है। तो पहला पद्यांश है,
ये दिया हुआ है। जिस तरह से पहले हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं प्रैक्टिस के दौरान कि पहले क्वेश्चंस पूछ लेंगे, पढ़ लेंगे एक बार शॉर्टली, और उसके बाद पद्यांश को देखेंगे। तो यहाँ पर हम पद्यांश देख लेते हैं। क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी रीड कर लिया है, तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उस वक्त पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लोगे, फिर पद्यांश या गद्यांश पढ़ोगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ये पद्यांश हमारा कहता है, सृजन की थकान भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी, अभी तो पलक नहीं खिल सकी, नवल कल्पना की मधुर चांदनी, अभी अधलिखी ज्योत्सना की कली, नहीं जिंदगी की सुरभि में सनी, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी, अधूरी धरा पर नहीं है कहीं, अभी स्वर्ग की नींव का भी पता, सृजन की थकान भूल जा देवता। डॉक्टर धर्मवीर भारती के तो लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है हमारे पास में। क्वेश्चन है हमारे पास में, पहला क्वेश्चन कहता है कि इस पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर 1, कवि ने आदर्शवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति की है। दूसरा, कलाकार को थकान भूल कर पूरे उत्साह से पुनः निर्माण कार्य में जुट जाना चाहिए। तीसरा, पद्यांश की भाषा में लक्षणा शक्ति नहीं है। चौथा, भाषा में लयात्मकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पद्यांश की भाषा में लक्षणा शक्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास में, पद्यांश में प्रयुक्त शब्द अधबनी का अर्थ क्या है। ऑप्शन हमारे पास में आधी जली हुई लकड़ी, आधी जली हुई, दूसरा ऑप्शन है अपूर्ण, तीसरा है कोरी कल्पना, चौथा है सौंदर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आधी जली हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमारे पास में, कवि ने किसकी थकान भूलने को कहा है। ऑप्शन है हमारे पास में, पहला शरीर की, दूसरा सृजन की, तीसरा स्वरूप की और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2, सृजन की। फिर क्वेश्चन पूछता है, कवि ने किसकी नींव के पते की बात की है, किसकी नींव के पते की बात की है। ऑप्शन हमारे पास में है सृजन, दूसरा स्वर्ग, तीसरा चांदनी, चौथा अधबनी। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2, स्वर्ग। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, धरा कैसी अवस्था में पड़ी हुई है। पहला सौंदर्य युक्त, दूसरा आधी जली हुई, तीसरा सुरभि में सनी हुई और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आधी जली हुई। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, कवि किसे थकान भूलने की ओर संकेत कर रहा है। पहला आलसी व्यक्तियों को, दूसरा कर्म प्रधान व्यक्तियों को और तीसरा राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्तियों को, चौथा इन सभी को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्तियों को। अब नेक्स्ट हमारे पास में एक गद्यांश है। तो गद्यांश के आंसर देने से पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेंगे और उसके बाद गद्यांश पढ़ेंगे। तो हम गद्यांश पहले पढ़ लेते हैं। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस वक्त पहले क्वेश्चन रीड कीजिएगा, उसके बाद फिर गद्यांश को रीड कीजिएगा। तो गद्यांश में लिखा है, प्रेमचंद्र पहले नवाब राय के नाम से ही लिखते थे। जब उनकी कुछ रचनाओं जिनमें सोजे वतन प्रमुख है को ब्रिटिश सरकार ने जब्त किया तो उन्हें प्रेमचंद के छद्म नाम से लिखना, तो उसमें प्रेमचंद ने छद्म के नाम से लिखना शुरू किया। बाद में वे इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। प्रेमचंद ने सबसे पहले जिस कहानी की रचना की थी उसका नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। उन्होंने 18 उपन्यासों की रचना की, जिनमें सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, गबन, प्रतिज्ञा, रंगभूमि उल्लेखनीय है। उनके द्वारा रचित 300 से अधिक कहानियों में कफन, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर इत्यादि उल्लेखनीय है। उनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम के 8 भागों में प्रकाशित है। उनके द्वारा रचित नाटकों में संग्राम, करबला, रूठी रानी तथा प्रेम की वेदी प्रमुख है। उन्होंने इन सब के अतिरिक्त नई निबंध तथा जीवन चरित्र भी लिखे। उनके निबंधों का संग्रह प्रेमचंद के श्रेष्ठ निबंध नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित है।
उन्होंने कुछ अन्य भाषाओं की पुस्तकों का अनुवाद भी किया, जिसमें सृष्टि का प्रारंभ, आज़ाद, अहंकार, अहंकार, हड़ताल तथा चांदी की डिबिया उल्लेखनीय हैं। प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से भारत के दलित एवं उपेक्षित वर्ग का नेतृत्व करते हुए उनकी पीड़ा एवं विरोध को वाणी प्रदान की। उनकी रचनाओं का एक उद्देश्य होता था। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने न केवल सामाजिक बुराइयों के दुष्परिणामों की व्याख्या की, बल्कि उनके निवारण के उपाय भी बताए। उन्होंने बाल विवाह, बेमेल विवाह, विधवा विवाह, सामाजिक शोषण, अंधविश्वास इत्यादि सामाजिक समस्याओं को अपनी कृतियों का विषय बनाया एवं उनमें यथासंभव इनके समाधान भी प्रस्तुत किए। कर्मभूमि नामक उपन्यास के माध्यम से उन्होंने छुआछूत की गलत भावना एवं अछूत समझे जाने वाले लोगों के उद्धार का मार्ग बताया। उन्होंने लगभग अपनी सभी रचनाओं में धर्म के ठेकेदारों की पूरी आलोचना की है एवं समाज में व्याप्त बुराइयों के लिए उन्हें जिम्मेदार मानते हुए जनता को उनसे सावधान रहने का संदेश दिया है। सेवा सदन नामक उपन्यास के माध्यम से उन्होंने नारी शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई है। अपनी कई रचनाओं में उन्होंने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता पर गहरा आघात किया एवं करबला नामक नाटक के माध्यम से उनमें एकता व भाईचारा बढ़ाने का सार्थक प्रयास किया। इस तरह देखा जाए तो अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने न केवल कलम के सिपाही के रूप में ब्रिटिश सरकार से लोहा लिया, बल्कि समाज सुधार के पुनीत कार्य को भी बखूबी अंजाम दिया। उनके उपन्यास गोदान की आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास की संज्ञा दी गई, क्योंकि इनके नायक होरी के माध्यम से उन्होंने समाज के यथार्थ को दर्शाया। गांव के निवासी होने के कारण उन्होंने किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को नज़दीक से देखा था, इसलिए उनकी रचनाओं में यथार्थ के दर्शन होते हैं। उन्हें लगता था कि सामाजिक शोषण एवं अत्याचारों का उपाय गांधीवादी दर्शन में है, इसलिए उनकी रचनाओं में गांधीवादी दर्शन की भी प्रधानता है। प्रेमचंद ने गांव के किसान एवं मोची से लेकर शहर के अमीर वर्ग एवं सरकारी मुलाजिमों तक को अपनी रचनाओं का पात्र बनाया है। प्रेमचंद को उनके महान उपन्यासों में उत्कृष्ट कथा शिल्प एवं प्रस्तुतिकरण के कारण उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो ये हमारा पैराग्राफ था। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। पहला है, प्रेमचंद के किस उपन्यास की चर्चा प्रस्तुत गद्यांश में की गई है? ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास में गोदान, दूसरा है गबन, तीसरा है वरदान और चौथा है कर्मभूमि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोदान। क्वेश्चन नंबर 38, प्रेमचंद की किस रचना को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कर्मभूमि, दूसरा है गोदान, तीसरा गबन और चौथा है सोजे वतन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास में सोजे वतन। क्वेश्चन नंबर 39 है, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। पहला ऑप्शन हमारे पास में है प्रेमचंद एवं उनकी रचनाएं, दूसरा है प्रेमचंद की प्रारंभिक रचनाएं, तीसरा है प्रेमचंद के उपन्यास और चौथा है प्रेमचंद की प्रतिबंधित रचनाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद एवं उनकी रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास में है, प्रेमचंद ने ब्रिटिश सरकार के किस प्रकार अपना विरोध जताया? ऑप्शन नंबर 1 समाज सुधार करके, ऑप्शन नंबर 2 नारी शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाकर, ऑप्शन नंबर 3 अपनी रचनाओं के माध्यम से, ऑप्शन नंबर 4 सरकारी मुलाजिमों को अपनी रचनाओं का पात्र बनाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अपनी रचनाओं के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, प्रेमचंद की रचनाओं में यथार्थ दर्शन क्यों होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास में क्योंकि उन्होंने सरकारी मुलाजिमों को अपनी रचनाओं का पात्र बनाया, ऑप्शन नंबर 2
क्योंकि ये यथार्थवादी लेखक थे। ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये गांव के निवासी थे। ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि उन्होंने किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को नज़दीक से देखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि उन्होंने किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को नज़दीक से देखा था। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, प्रेमचंद पहले किस नाम से लिखते थे? ऑप्शन है हमारे पास में नवाब राय, दूसरा है मेदिनी राय, तीसरा कमलकांत राय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नवाब राय। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, प्रेमचंद की रचनाओं में किसकी प्रधानता है? ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध दर्शन की, ऑप्शन नंबर 2 जैन दर्शन की, तीसरा है गांधी दर्शन की और चौथा है यूनानी दर्शन की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गांधी दर्शन की। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? पहला कवि सम्राट, दूसरा गायन सम्राट, तीसरा नाटक सम्राट और चौथा है उपन्यास सम्राट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपन्यास सम्राट। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, छुआछूत की भावना का वर्णन प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में किया है? पहला गोदान, दूसरा कर्मभूमि, तीसरा गमन और चौथा है वरदान। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कर्मभूमि। अगला क्वेश्चन पूछता है, निम्न में से व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है? पहला सूत्र विधि, दूसरा भाषा संसर्ग विधि, तीसरा निगमन विधि और चौथा है प्रयोगशाला विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रयोगशाला विधि। ये जनरली साइंस के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 44 आता है, भाषा शिक्षण में पढ़ने में उपयोगी किंतु लिखने में कठिन विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है हमारे पास में वाक्य द्वारा अक्षर परिचय विधि, दूसरा वर्ण परिचय विधि, तीसरा शब्द द्वारा अक्षर परिचय, चौथा है ये सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, भाषा शिक्षण के दौरान उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को कैसे दूर किया जा सकता है? ऑप्शन है, पहला छात्रों को ध्वनि तत्व का ज्ञान करा के, दूसरा उन्हें शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करा के, तीसरा विश्लेषण विधि द्वारा और चौथा है ये सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है हमारे पास में, बाल सभाएं प्राथमिक स्तर पर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला मौखिक अभिव्यक्ति प्रशिक्षण, दूसरा लिखित अभिव्यक्ति प्रशिक्षण, तीसरा श्रवण कौशल प्रशिक्षण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मौखिक अभिव्यक्ति प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन पूछता है हमसे, अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है? पहला पढ़ने को, दूसरा लिखने को, तीसरा मौखिक वाचन को और चौथा है ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चौथा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय पाठ्यक्रम में मातृभाषा के स्वरूप हैं? पहला प्रथम स्वरूप में यह स्वयं एक विषय है, दूसरा द्वितीय स्वरूप में यह अन्य विषयों को पढ़ाने का माध्यम है, तीसरा 1 और 2 दोनों और चौथा 1 तथा 2 दोनों ही त्रुटिपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री होती है? कौन सी सामग्री उपयोगी होती है? पहला श्यामपट्ट, दूसरा है फ्लैश कार्ड, तीसरा चित्र कथाएं और चौथा है ये सभी। तो उच्च शिक्षा में ये सभी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। फिर है व्याकरण शिक्षण का भेद है, व्याकरण शिक्षण का कौन सा भेद है? पहला है ऑप्शन हमारे पास में औपचारिक व्याकरण पाठ, दूसरा व्यवहारिक पाठ, तीसरा प्रासंगिक व्याकरण पाठ और चौथा है ये सभी। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 चौथा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है, कैसे बढ़ती है? पहला धन से, दूसरा अंतःक्रिया से, चौथा अनुभव, तीसरा अनुभव से और चौथा प्रशिक्षण से। तो आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन नंबर 4 प्रशिक्षण से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य योजना तैयार करने के पीछे शिक्षक का उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? पहला, छात्र का व्यस्त रहना, दूसरा प्रभावी शिक्षण, तीसरा अनुशासन बनाए रखना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रभावी शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास में, पहला, इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ऑप्शन नंबर 3, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। ऑप्शन नंबर 4, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं, भाषा शिक्षण में परंपरागत आरंभिक शिक्षण है। पहला, स्वरों को लिखना सिखाना, दूसरा व्यंजनों को लिखना सिखाना, तीसरा स्वरों और व्यंजनों को क्रमिक रूप से लिखना सिखाना, चौथा ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्वरों और व्यंजनों को क्रमिक रूप से लिखना सिखाना। फिर आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? पहला, बोलने में बल पर, दूसरा बोलने के सुर पर, तीसरा बोलने के अनुतान पर, चौथा इन सभी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इन सभी पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास में, भाषा शिक्षण का कार्य है भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण करना। यह कथन किसका है? ऑप्शन है हमारे पास में, किलपैट्रिक, दूसरा MS कीन्स, तीसरा गुरी और चौथा है रॉबर्ट लॉडी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रॉबर्ट लाडो। क्वेश्चन नंबर 60 पूछता है हमसे, भाषा के माध्यम से छात्रों का क्या होता है? पहला, मानसिक विकास, दूसरा बौद्धिक विकास, तीसरा शारीरिक विकास, चौथा 1 और 2 दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों, यानी मानसिक विकास भी होता है और बौद्धिक विकास भी होता है। भाषा के माध्यम से बच्चों का मानसिक विकास और बौद्धिक विकास दोनों होता है। अब आते हैं भाग 2 में, जो इंग्लिश हमारे पास में इंग्लिश का एक पैराग्राफ है, उसका आंसर देना है, पैराग्राफ से ही आंसर देना है। तो पैराग्राफ को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्वेश्चंस को एक बार रीड करेंगे और उसके बाद पैराग्राफ को रीड करेंगे। तो हम क्वेश्चंस को आप एग्ज़ाम में रीड कर लोगे और उसके बाद पैराग्राफ रीड करोगे। मैं भी पैराग्राफ को रीड करती हूँ और देन आंसर बतला दूँगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? पैराग्राफ में है, इन केरला देयर वॉज अ किंग हु लव्ड म्यूजिक. ही यूज्ड टू इनवाइट eminent musicians to his palace and arrange concert for every confirmed music lover who flocked to the palace in large numbers. He was worried because he was not able to differentiate between the genuine music lovers and others. One day, he arranged a grand program and invited eminent musicians to it, but he laid down one stipulation. Before the concert, he announced, I find that many music lovers appreciate music by antiques, gesticulations, contortions of the face, shaking their heads and beating with their hands or feet. These distract others, so if anyone indulges in such antics, his head would be cut off. A great musician began to sing. It was really a feast for the ears, but none dared to move their hands or feet. There was pin-drop silence among the audience, but one of them, a great expert himself, was so charmed by the
melodious music of the master musician that he could not contain himself. He began to shake his head and beat on his things and beat on his his thighs in appreciation of the music. Someone sitting near him pointed out the